हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक। ठीक है, इसे हिंदी में उष्मा गति कहते हैं। ओके, थर्मोडायनेमिक क्या है, इसमें रिलेशन पढ़ते हैं हीट, वर्क एंड एनर्जी का, यानी ताप, कार्य और ऊर्जा का रिलेशनशिप हम थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं। अगर इसको एनर्जी के टर्म में कहें तो थर्मोडायनेमिक क्या है, हीट एनर्जी का रूपांतरण है पोटेंशियल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, ईटीसी। यानी कि थर्मोडायनेमिक में हम ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और रासायनिक एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी में रूपांतरण को पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली एग्जाम में 4 लॉज पूछा जाता है, काफ़ी थर्मोडायनेमिक के 4 लॉ पढ़ने रहते हैं थर्मोडायनेमिक, जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखा गया गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर फर्स्ट लॉ कहते हैं जीरोथ लॉ, इसे शून्य नियम भी कहते हैं, शून्य नियम। जीरोथ लॉ क्या है, हमारा जो शून्य नियम है वो कहता है कि अगर कोई बॉडी है, फर्स्ट बॉडी, सपोज ये फर्स्ट बॉडी है ए, सेकेंड बॉडी है हमारा बी, एंड थर्ड बॉडी है हमारा सी। ओके, इसमें एक वर्ड यूज होता है इक्विलिब्रियम, इसको हिंदी में कहते हैं संतुलन। ओके, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इसमें इसमें इससे बाहर से कोई एनर्जी नहीं जाएगा, इससे निकल के कोई एनर्जी बाहर नहीं जाएगा, साथ साथ बाहर से कोई एनर्जी इसमें अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। अगर यही हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इससे तापीय ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगी और ना ही कोई हीट एनर्जी अंदर आएगी, तो इसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर सपोज बॉडी ए है, वो एक थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी सी भी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसी प्रकार सेकेंड बॉडी हमारा थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और थर्ड बॉडी हमारा सेकेंड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि यहाँ से ना इधर हीट जा रहा है, ना इधर से इधर कोई हीट आ रहा है, वैसे ही इधर से हीट नहीं जा रहा और इधर से भी इधर हीट नहीं आ रहा। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी ए और बॉडी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। मतलब इसको टच भी कर देंगे तो यहाँ से हीट इधर नहीं जाएगा, ना कि बीच से हीट इधर आएगा, कहीं भी हीट जाएगा नहीं और ना ही आएगा। ओके, ये हुआ थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब। तो ये हमारा जीरोथ लॉ था। तो जीरोथ लॉ डायरेक्ट ना पूछ कर एग्जाम में इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। हाँ, इससे थर्मामीटर थर्मामीटर जीरोथ लॉ के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। और सेकेंड इसका एप्लीकेशन है ताप यानी टेम्परेचर का ये परिभाषा देता है, यानी डेफिनेशन देता है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कि इफ़ टू फर्स्ट लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम। सपोज ये एक सिस्टम है, ओके, थोड़ा सीधा कर दिया जाए, ठीक नहीं लग रहा देखने में। ये एक सिस्टम है, इसमें एक पिस्टन है, ये हमारा एक पिस्टन है और यहाँ कुछ गैस भरा हुआ है। हम यहाँ से सपोज इसको क्यू हीट दे रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इज इंटरनल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। सपोज हम यहाँ से इसको कुछ हीट दे रहे हैं, ये हीट हम मान लेते हैं 10 जूल दे रहे हैं, तो क्या होगा, इससे इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। सपोज इसका इंटरनल एनर्जी पहले 5 जूल था, अब बढ़ के ये 7 जूल हो गया, तो चेंज कितना आया, 2 जूल। तो 2 जूल का हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, जिसको डेल यू से इंडिकेट करते हैं। तो रेस्ट एनर्जी कितना बच गया, हम इसको 10 जूल दे रहे थे तो 8 जूल एनर्जी बच गया। अब ये 8 जूल एनर्जी से क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, ये वर्क करेगा 8 जूल एनर्जी से, और इसको क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर की ओर पुश कर देगा, ठेल देगा, तो जिससे इतना वो वर्क किया, और ये वर्क किसके बराबर होगा, 8 जूल के बराबर होगा। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट, ये अमाउंट ऑफ हीट है, ताप है। अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो क्या करता है, उसकी आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी
में परिवर्तन करता है में परिवर्तन करता है या फिर इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है, प्लस उसके साथ कुछ वो कार्य करता है, कुछ वर्क करता है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था थर्मोडायनेमिक का। इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो कथन है वो ये है कि द हीट एडेड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय सिस्टम। इसको हिंदी में ऐसे कहा जाता है, किसी निकाय यानी सिस्टम को दी जाने वाली ऊष्मा उस निकाय का आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है तथा बाह्य कार्य करने में खर्च होता है। ओके, तो इस इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट लॉ है ये किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर बेस्ड है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे, ऊर्जा संरक्षण नियम पे ये बेस्ड है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक नियम भी इसे कहते हैं। अब इसका एप्लीकेशन पूछता है, फर्स्ट लॉ का यूज कहाँ होता है। तो इसका एक तो यूज होता है हमारा कोल इंडस्ट्री में, इसके बहुत सारे यूज है। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग यूज बताता हूँ। सपोज ये हमारा वाटर टैंक है जिसमें काफ़ी वाटर रखा हुआ है, इसको हम बाहर से हीट दे रहे हैं। हीट देंगे तो ये वाटर किस में चेंज हो जाएगा, हीट देने पर ये वाटर एक तो गैस में चेंज हो जाएगा, साथ साथ इसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। इस गैस को हम एक पतला सा पाइप के थ्रू हम टरबाइन पे डालते हैं, जिससे क्या होता है, वर्क होता है। वर्क क्या हुआ, टरबाइन को घुमाने में वर्क हुआ। तो जो अमाउंट ऑफ हमने हीट दिया था सिस्टम को, उसने क्या किया, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज किया और साथ साथ ये वाटर भाप बन के यानी गैस बन के इस टरबाइन को घुमाने का काम कर रहा है। तो जिससे ये टरबाइन रोटेट होगा, इस टरबाइन को हम जनरेटर से जोड़ते हैं और जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ का, जिसका यूज हमारा ताप विद्युत घर में होता है। जो ये विद्युत होता है, जो ये ताप होता है, इसको हम जनरली कोयला जलाकर या फिर यूरेनियम के विघटन से ये ताप को उत्पन्न करते हैं। वाटर को गर्म करके हम यहाँ क्या बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तो जब कभी हम कोयला को गर्म करके इस तरह से बिजली बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं थर्मल प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। ओके, तो इस तरह के प्लांट को थर्मल पावर प्लांट करते हैं, जब हम यहाँ कोयला यूज करके हम बिजली पैदा करेंगे। लेकिन जब हम यूरेनियम यूज करके बिजली पैदा करेंगे तो इस तरह के प्लांट को हम कहेंगे न्यूक्लियर प्लांट। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि भारत का जो मुद्रा थर्मल पावर प्लांट है, तलचर एंड एक कोरबा, ये सब क्या है, थर्मल पावर प्लांट है जो कि बिजली पैदा करने का काम करते हैं कोयला को जलाकर। तो आपको ये बताना है कि ये तीनों थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है भारत के, आप कमेंट करें। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो जो फर्स्ट लॉ था हमारा उसका स्टेटमेंट ही पूछ लिया जाता है कि जो क्यू है डेल यू प्लस डब्ल्यू। ये एग्जाम पेपर में दे देता है चुनने के लिए कि फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट कौन सा है, या फिर इसको कभी कभी ऐसे उल्टा लिख देगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ऐसे भी लिख देता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, घटाव है, घटाव को क्या बोलेंगे, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस है हीट एंड वर्क का। तो इसको ऐसे भी कहा जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू अ सिस्टम एंड वर्क बाय द सिस्टम। ओके, तो इसको इस तरह से भी स्टेटमेंट दिया जाता है। सेकेंड लॉ है टी डी थर्मोडायनेमिक को शॉर्टकट में टी डी कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वो बेसिकली दो स्टेटमेंट को मिलाकर है, एक है कैल्विन एंड दूसरा है क्लासियस। ठीक है, केल्विन एंड
क्लासेस, ये दो स्टेटमेंट को मिलाकर हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बनता है। तो कैल्विन ने क्या कहा था कि हम कोई भी ऐसा उसमिया उसमिया इंजन नहीं बना सकते हैं, कोई भी हम ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते हैं जो कि बाहर से क्यू अमाउंट ऑफ हीट लेके पूरा का पूरा उसको वर्क में परिवर्तित कर दे। ये हमारा क्या हीट इंजन है, उसमिया उसमिया मशीन है, उसमिया इंजन है, ठीक है। अगर ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर से ले रहा है तो ये कभी भी पूरा का पूरा क्यू अमाउंट ऑफ हीट को डब्ल्यू वर्क में परिवर्तित नहीं कर सकता। ये था हमारा कैल्विन का स्टेटमेंट। तो इससे हमारा इफिशियंसी निकल के आता है जिसका फार्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू। लेकिन इससे पूछा जाता है कि इफिशियंसी का वैल्यू हमेशा 100% से कम होता है, या फिर इसको कहा जाता है 1 से कम होता है। ये कौन सा लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है, ये पूछता है, अनेकों बार पूछा है। या फिर कैल्विन, ये किसने कहा था कि इफिशियंसी हमेशा 100% से कम होता है, ये कैल्विन का स्टेटमेंट इस तरह से पूछा जाता है। दूसरा क्लासियस का स्टेटमेंट था। इनका स्टेटमेंट क्या था कि जो हमारा एक सपोज हॉटर बॉडी है और ये हमारा कोल्ड बॉडी है, तो जनरली हॉटर बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट ट्रांसफ़र होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हॉटर बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट ट्रांसफ़र होना। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि हीट को कोल्ड बॉडी से हॉटर बॉडी की ओर ट्रांसफ़र करें, हम अगर चाहेंगे कि कोल्ड बॉडी से हीट को हॉटर बॉडी को ट्रांसफ़र करें, तो ऐसा करने के लिए हमें एक मशीन लगाना पड़ेगा और ये बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी लेगा। बिना कोई मशीन लगाए हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और जब भी ऐसा मशीन बनाएंगे तो उसे बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। तो हमारा जो क्लासियस का स्टेटमेंट था, ऐसा कोई भी स्वचालित मशीन का निर्माण नहीं कर सकते जो कि बिना बाहरी ऊर्जा लिए कोल्ड बॉडी से हॉटर बॉडी की ओर हीट को ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है। ये हमारा था क्लासियस का स्टेटमेंट। इसका एग्जांपल होता है हमारा जो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब हमारा क्या है, सेकेंड लॉ का एग्जांपल है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ का पूछता है, एप्लीकेशन पूछेगा। तो इसका एप्लीकेशन एक तो हो जाएगा हमारा हीट पंप में, हीट इंजन में, ठीक है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में, एसी में। और दूसरा एप्लीकेशन क्या है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। इससे हमें ये पता चलता है कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर उष्मा का प्रवाह होता है। ताप के फ्लो, टेम्परेचर का फ्लो का डायरेक्शन बताता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जो हमारा जीरोथ लॉ था, जीरोथ लॉ सिर्फ ताप का डेफिनेशन दिया था, टेम्परेचर का परिभाषा दिया था, लेकिन ताप फ्लो के डायरेक्शन को हमारा सेकेंड लॉ बताता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, ताप फ्लो के डायरेक्शन को कौन सा लॉ बताता है थर्मोडायनेमिक का, ठीक है। जो जीरोथ लॉ था हमारा सिर्फ ताप का डेफिनेशन दिया था, यानी कि ताप का एक सेंस है, ताप एक जरिया है जिसके द्वारा हम बॉडी को कोल्ड और हॉट पता करते हैं, ठीक है। ये हमारा सिर्फ ताप का डेफिनेशन दिया था। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, जैसे कि सपोज एक बॉडी था ए और बी, और इसको टच कर देंगे तो ये दोनों में हीट फ्लो होने लगेगा, और ये हीट कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का ताप बराबर ना हो जाए, ठीक है। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन जैसे था, एक तो मैंने थर्मामीटर में बताया। जैसे कि हम थर्मामीटर को अगर हम बॉडी में टच करते हैं तो हमारा बॉडी से इसमें ताप फ्लो होता है। ताप कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और उसके बाद थर्मामीटर में जो पारा भरा रहता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, और जहाँ पर जाके रुक जाता है उससे हमारा बॉडी का ताप पता चल जाता है। तो ये एप्लीकेशन था जीरोथ लॉ का। इसके अलावा हम एक गर्म पानी के गिलास को अगर हॉट पानी के गिलास को अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर या कोल्ड पानी के गिलास से टच करते हैं तो दोनों का ताप बराबर हो जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। हम जब अपने तावा को या फिर तावा को गैस पे रखते हैं तो हमारा तावा भी गर्म हो जाता है। ये सब क्या है, हमारा जीरोथ लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एप्लीकेशन है, जो कि सिर्फ ताप के डिफिनेशन को देता है, और हमारा जो सेकेंड लॉ है ये ताप को परिभाषा देता है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन मैंने बता दिया, एसी में, रेफ्रिजरेटर में, हीट पंप में, हीट मशीन में, सेकेंड लॉ। तो फ्रेंड हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं। जैसे हम एसी का वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, जिसको समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि जब कभी हम सपोज ये गैस से भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें प्रेशर लगाते हैं तो ये क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जब कभी भी कंप्रेस किया जाता है गैस को तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है। इंटरनल एनर्जी के बढ़ जाने से क्या होता है, उसका हीट बढ़ जाता है, और ये हीट कहाँ चला जाएगा, ये सारा हीट सराउंडिंग में मुक्त हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये इसका 30 डिग्री सेल्सियस था और इसको कंप्रेस कर दिए तो इसका ये टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ के सपोज 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन ये बहुत सारा हीट वो अपने इन्वायरमेंट में लूज कर देगा, ठीक है। और फिर जैसे ही इससे प्रेशर हटाएंगे, यानी फिर से इसको एक्सपेंड होने के लिए हम अलाउ कर देंगे,
तो ये फिर से अपने शेप को ले लेगा और इस टाइम जब ये अपने पूरे शेप को लेगा तो इसका टेम्परेचर पहले के टेम्परेचर से भी कम हो जाएगा। सपोज पहले 30 था तो अब सपोज ये 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने बहुत सारा हीट को इन्वायरमेंट में लूज कर दिया, जो कि कंप्रेशन करने के चलते इसका हीट एनर्जी बढ़ गया था, इसमें हीटिंग बढ़ गया था, वो अपने बहुत सारा हीट को इन्वायरमेंट में लूज कर चुका है, इसलिए अब इसका टेम्परेचर पहले से भी घट जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो ये हमारे एक नेचुरल लाइफ में होता भी है। हमने जब बचपन में अगर हम कभी साइकिल में हवा भरे होंगे तो इस तरह का पंप रहता था, और जब भी पंप से हम हवा भरते थे तो उसके बाद पंप बहुत गर्म हो जाता था। क्यों गर्म हो जाता था? क्योंकि हम इससे जब भी प्रेशर डालते थे तो पंप ऐसे नीचे चला जाता था इसका पिस्टन, और यहाँ पे एयर का वॉल्यूम घट जाता था। सपोज ये एयर है, हमने प्रेशर डाल के इसको नीचे ले गया तो क्या हुआ, हमारा इसका एयर का वॉल्यूम घट गया, जिससे इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ, और जो कि हीट के चलते ये पंप गर्म हो गया और इन्वायरमेंट में भी हीट रिलीज होने लगा। ठीक है, और ये जो हमने एग्जांपल बताया ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ का एग्जांपल। ओके, ये फर्स्ट लॉ का एग्जांपल हो जाएगा। साइकिल पंप में जब हम हवा भरते थे तो वो गर्म क्यों हो जाता था। ऐसा कहीं पूछे कि साइकिल पंप में जो हम हवा भरते हैं तो वो गर्म क्यों जाता है, तो ये थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ से पता चलता है। ऑब्वियसली फ्रिक्शन के कारण भी कुछ गर्म होगा, लेकिन उसका गर्म होने का ज़्यादा कारण रहेगा थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब हम एसी के एग्जाम्पल को समझते हैं, आखिर एसी कैसे काम करता है। ठीक है, सपोज ये हमारा एक एसी का मॉडल है, इसमें हम बाहर से इसको करंट देते हैं। हमारा सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक करता है, जो कि कंप्रेसर होता है। सपोज ये कंप्रेसर है, ये क्या हमारे कंप्रेसर है। ठीक है, हमारा सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक करता है कि हम कोई भी ऐसा यंत्र नहीं बना सकते जो कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर टेम्परेचर को फ्लो करवा दे बिना एक्सटर्नल एनर्जी लिए। तो ये हमारा कंप्रेसर है, एक हीट इंजन है जो कि बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, और ये कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर टेम्परेचर को फ्लो करवाने में मदद करेगा। ये हमारा कंप्रेसर है, ये बहुत ज़्यादा एयर को कंप्रेस करता है। ये बाहर से एनर्जी लेता है और एयर को कंप्रेस करता है। जैसे ही एयर कंप्रेस होगा तो उसका हीट बढ़ जाएगा, उसमें हीटिंग बढ़ जाएगा, उसका ताप बढ़ जाएगा, और जैसे ही ये इस स्ट्रक्चर से गुजरेगा तो यहाँ एक फ़ैन लगा होता है, तो ये फ़ैन से बहुत ज़्यादा हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। हीट को यहाँ एटमॉस्फेयर में वो रिलीज कर देगा, और इसके बाद जब वो यहाँ से रिटर्न होता है तो यहाँ एक भाल्व लगा होता है जो कि इधर हॉट टेम्परेचर को और कोल्ड टेम्परेचर को अलग अलग रखने में मदद करता है। ठीक है, ये एक भाल्व लगा होता है। तो जैसे ही एयर यहाँ से इधर की ओर जाएगा, एयर में एक्सपेंसन होगा। तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ एयर में कंप्रेशन हुआ इस पॉइंट पे, तो एयर में हीटिंग बढ़ा, और उसने यहाँ बहुत सारा अपने हीट को लूज किया, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचकर उसमें एक्सपेंसन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो एयर ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही इस स्ट्रक्चर से गुजरेगा यहाँ फ़ैन लगा रहेगा, और यहाँ क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये सराउंडिंग से टेम्परेचर को खींच लेगा, जिससे कि सराउंडिंग में ये टेम्परेचर को घटा देगा। ठीक है, तो इस तरह से एसी हमारा काम करता है। ओके, ओके, इसमें एक टर्म और यूज होता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी, लॉ ऑफ एंट्रोपी, ये भी याद रखना है कि सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं। ठीक है, एंट्रोपी का क्या मतलब होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं उत्क्रम का माप। ठीक है, तो सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं, इसे हमेशा याद रखना है। एंट्रोपी क्या होता है? सपोज एक ये वेसिल है, एक बर्तन है जिसमें गैस मॉलिक्यूल है, तो गैस मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे भी जहाँ मन वहाँ ये भागते रहेंगे, रेंडमली भागते रहेंगे, ये शांति से बैठे नहीं रहेंगे, ये चारों तरफ बिना किसी डायरेक्शन के हर जगह ये भागते रहेंगे। ये गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, क्रिस्टल या फिर सॉलिड, सभी चीज़ों में होता है। इसके मॉलिक्यूल रेंडमली इधर उधर भागते रहते हैं, तो इसी को एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी क्या? डिग्री ऑफ रेंडमनेस या फिर डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, ये है हमारा एंट्रोपी। कभी कभी पूछता है कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी किसे कहते हैं। हमेशा याद रखना है कि सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं, जबकि जो हमारा थर्ड लॉ होता है, हमारे थर्ड लॉ में वर्ड एंट्रोपी यूज होता है, लेकिन सेकेंड लॉ को ही लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। हमेशा याद रखिए, एग्जाम में ये अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट से गलत हो जाता है, सोचते हैं कि थर्ड लॉ में एंट्रोपी यूज है तो लॉ ऑफ एंट्रोपी भी थर्ड लॉ को कहते हैं, जो कि गलत है। तो थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि अगर कोई जब भी टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा, तब एंट्रोपी हमारा क्रिस्टल हो, गैस हो या फिर लिक्विड हो, सभी का, क्रिस्टल मतलब सॉलिड, ओके, सभी का एंट्रोपी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। तो ये जो वर्ड एब्सोल्यूट जीरो है, इसको हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष तापमान, निरपेक्ष ताप। इसको थर्मोडायनेमिक ताप भी कहते हैं। टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक ताप, टेम्परेचर, या फिर इसको एब्सोल्यूट
जीरो टेम्परेचर कहते हैं। इससे अनेक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, इसका क्या यूज है। तो एक तो होता है गैस का आयतन, गैस का वॉल्यूम यानी आयतन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जीरो हो जाता है। एक यही पूछ लेता है कि गैसों का आयतन कब जीरो होता है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। गैसीय थर्मामीटर, गैसीय थर्मामीटर कब काम करना बंद कर देता है, तो जब उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे गैसियस थर्मामीटर भी काम करना बंद कर देते हैं। वह ताप कौन सा है जिसे हम थियोरेटिकली माप सकते हैं, तो वो भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ही है। इसी को हम थियोरेटिकली माप सकते हैं, मतलब इससे नीचे का टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो पाया है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, ये इसका वैल्यू होता है जो पूछा जाता है एग्जाम में। और पूछता है गैसों का एंट्रोपी कब जीरो होता है, गैस का एंट्रोपी, गैस का एंट्रोपी कब जीरो होता है, तो भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे गैस का एंट्रोपी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है कब जीरो होगा। ये चारों पांचों क्वेश्चन को काफ़ी घुमा के काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। इसके अलावा एक आप रिलेशन भी हमेशा याद रखिएगा, जो है C/5 इक्वल टू K-32/9 इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 5। ये रिलेशनशिप है सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। हमारा यहाँ पे एफ रहेगा, ओके, ये एफ होगा। इसको तो ठीक कर देता हूँ, यहाँ एफ होगा। तो ये रिलेशन किस चीज़ का है हमारा, तो ये इक्वेशन रिलेशनशिप शो करता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन का। अगर हम पहला और थर्ड को इक्वेट कर देंगे तो C/5 इक्वल टू केल्विन -273 डिवाइडेड बाई 5 आता है। ये 5 कट जाएगा और फाइनल रिलेशनशिप आता है हमारा C इक्वल टू K-273। ये हमारा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशनशिप आ गया, जिससे बहुत बार पूछता है, बोल देता है कि अगर C इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसका केल्विन में टेम्परेचर क्या होगा, ओके, केल्विन में उसका टेम्परेचर क्या होगा, ऐसे पूछता है। तो आप इस इक्वेशन में 30 रख दीजिए, यहाँ 30 इक्वल टू K-273। ये सॉल्व करेंगे तो 30 + 273 इक्वल टू K आ जाएगा, ओके। तो K का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 3, 7 × 10 का 1 और ये 3, ये क्या हो गया थोड़ा, हमारा ये हो जाएगा 303 डिग्री केल्विन आ जाएगा, ओके। और हमारा दूसरा रिलेशनशिप है, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर देंगे तो हमारा एक और रिलेशनशिप निकल के आता है, जिससे कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। C/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग जो है कब बराबर हो जाता है, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग कब बराबर हो जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो आंसर होता है -40 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों ही आंसर है, दोनों पे बराबर होता है। इस इक्वेशन में कहीं भी रख के देख लीजिए, -40 यहाँ या फिर यहाँ, हमारा रिजल्ट -40 आएगा। सपोज मैंने यहाँ -40 डिग्री रख दिया बाई 5 इक्वल टू F -32/9। ये 8 बार में कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 -72, ये 32 इधर चला जाएगा इक्वल टू F आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे -40 डिग्री आ गया F का वैल्यू। तो ये देखिए दोनों सेम आ गया, सी मैंने -40 पुट किया तो हमारा F भी -40 आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया। इस टेम्परेचर पे दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब मैं जल्दी वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। TD सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने 3 टाइप के होते हैं, एक ओपन सिस्टम, तो साफ साफ लिख देता हूँ, चल नहीं रहा है पेन। सो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है 3 प्रकार का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर हम 3 चीज़ का ध्यान देते हैं। एक तो उससे हीट बाहर जा रहा है कि नहीं, उसका मास यानी द्रव्यमान, ठीक है, हीट का मास, और इसको हम कितना बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, क्यू, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, जो हमारा पहला सिस्टम ओपन सिस्टम, इसमें क्या होता है, ओपन सिस्टम का आप एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि सपोज एक बीकर है जिसमें हम पानी रखें और इसको हम क्यू हीट दे रहे हैं। अगर हम इसको क्यू हीट देंगे तो इससे क्या होगा, एक तो पानी वेपर में बन के वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, यानी कि इसका क्या हुआ, मास यानी द्रव्यमान जो है वो कुछ मात्रा में बाहर लॉस हो गया, और हीट, और ये गर्म होगा। जैसे ही पानी गर्म होगा तो उससे ताप भी बाहर की ओर फ्लो करेगा। आप देखते हैं गर्म जब पानी होता है तो उसका आसपास एरिया में बाहर हमें हॉट फील होता है, यानी उसका ताप बाहर की ओर फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओपन सिस्टम में, हमारा ओपन सिस्टम में 2 चीज़ देखने को मिला।
एक तो हमारा मास और एक है हमारा हीट एनर्जी, ठीक है। मास और हीट दोनों सिस्टम से बाहर जा रहा है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और हीट दोनों सिस्टम से बाहर जा सकता है। और हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं क्लोज सिस्टम का। और इसी वाटर जो हम गर्म कर रहे थे इसको बाहर से कंप्लीटली ढक देते हैं, तब इसका वेपर क्या होगा, अब सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हीट क्या होगा, हीट तो बाहर जाएगा। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि जो मास होता है, मास तो बाहर नहीं जा पाता है, लेकिन जो हीट होता है ये बाहर जा पाता है। तो इस तरह के सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहेंगे। अब एक होता है हमारा थर्ड सिस्टम होता है, ये है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, सपोज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम ढक देने से हमारा क्या हुआ, हीट भी बाहर नहीं जा पा रहा है। ये कंप्लीटली हीट को पैक करके रख दे रहा है। जैसे कि थर्मस होता है हमारा, थर्मस भी हीट को पैक करके रखता है, बाहर से ना हीट अंदर आने देता, ना अंदर से बाहर हीट जाने देता है। तब इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये वाटर वेपर भी बाहर नहीं जा पाएगा और हीट भी बाहर नहीं जा पाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास भी बाहर नहीं जा पाता है और उसका हीट ये भी बाहर नहीं जा पाता है। तो इस तरह के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो ये तीन तरह का सिस्टम थर्मोडायनेमिक में जनरली पढ़ने को मिलता है, ओपन सिस्टम, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल के साथ हम समझ गए। ओपन में मास और हीट दोनों बाहर इंट्रैक्शन करता है, जबकि क्लोज सिस्टम में मास इंट्रैक्शन नहीं करता, हीट बाहर की इंट्रैक्शन करता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में मास और हीट कोई भी बाहर इंट्रैक्शन नहीं कर पाता है। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि आपको मेरा डिस्कशन कैसा लगता है, मैं क्या और भी चीज़ों को इंक्लूड करूँ या डिस्कशन में और भी फैक्ट्स बताऊँ जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।